नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन शुरुआत 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वे। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। पीड़ित परिवारों से भी हुए रूबरू। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने विधानसभा में स्पेशल सत्र बुलाए जाने की उठाई मांग। बोले, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष, सत्र बुलाकर इससे जुड़े विषयों पर विस्तार से हो बात। उत्तराखंड पुलिस में 2000 से ज्यादा पदों पर निकाली जाएगी भर्ती। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर पदों पर होगी नियुक्ति। हरिद्वार में बुजुर्ग की युवकों ने जमकर की पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हरिद्वार में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे के लिए मां से पैसे न मिलने पर मां की ली थी जान। आरोपी से फावड़ा और डंडा भी जब्त हुआ। विकासनगर में माइनिंग खनन कंपनी और खनन वाहन संचालकों के बीच हुआ विवाद। हुड़दंगियों में जमकर चले लात घूंसे। हल्द्वानी में 101 भवन स्वामियों को अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी। व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मानसून में बीमारियों का खतरा बढ़ा। डीएम ने दवाओं के छिड़काव के लिए टास्क फोर्स का किया गठन। फॉगिंग कराने का काम भी शुरू हुआ। मसूरी में छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। संस्कृत भाषा को लेकर लोगों को किया जागरूक। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम की कवायद तेज। कूड़ा फेंकने वाले स्थानों पर लगाया जाएगा सीसीटीवी, रखी जाएगी नजर। तो वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र का दूसरा दिन समाप्त हुआ। वहीं सत्र के दूसरे दिन कार्यकाल हंगामेदार रहा। सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया। वहीं सदन में विपक्ष ने धन सिंह रावत को घेरा। इसके अलावा वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी पेश किया। अरे भैया रुक जाओ। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्र के शुरुआत से ही कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे थे। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी का दुरुपयोग सरकार करती है, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सदन के पटल पर करीब 8 विधेयक पटल पर सदन के रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बार शाम 4 बजे वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जो 5008 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वही सबसे बड़ी बात है, इन विधेयक में विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं अनुपूरक बजट में अभी काफी चर्चाएं चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को विपक्ष के द्वारा लगातार घेरा जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उत्तराखंड में काफी खराब हो रही है। वहीं सत्र के दूसरे दिन के कार्यकाल के बाद अगले दिन यानी तीसरे दिन, अंतिम दिन बजट पर, अनुपूरक बजट पर चर्चाएं भी होगी और विपक्ष के द्वारा कई प्रश्न उठाए जाएंगे। 500 प्रश्नों की सूची में से अभी तक 400 प्रश्न भी नहीं लिए गए हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि यह दिन काफी कम है, लेकिन सत्तारूढ़ दल लगातार कह रही है कि यह काम, दिन को तय करने का काम सरकार का, शासन का है, ना कि उनका है। अब देखना यह है कि विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी अंतिम दिन किन किन बजट पर, किन किन प्रावधान पर मुहर लगता है और क्या क्या उपयोग में लाई जाती है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यह कहा जा रहा है कि विधायक वेतन भत्ता यह जरूर पारित कर दिया जाएगा सर्वसम्मति से, और आगे देखना है कि क्या क्या पारित किया जा सकता है और किस पर अभी संशय बरकरार है। यह तो तीसरे दिन ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, गैरसैंण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने घुतू में बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान का स्थलीय और हवाई सर्वे भी किया। अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके खाने पीने सहित रहने की उचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा। साथ ही सीएम ने प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि हमारी सरकार आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है।
घनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल के गुत्तू गांव में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई है और बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। मवेशियों का भी नुकसान हुआ है और भवनों का भी नुकसान हुआ है, सड़क मार्ग का नुकसान हुआ है, अन्य सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, बड़ा नुकसान हुआ है। और वहां पर जिलाधिकारी को और आयुक्त को दोनों को कहा है कि तत्काल लोगों को जो जरूरत है, जो भी वहां पर सहायता है, वो उपलब्ध कराई जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। किसी भी प्रकार से जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनको हर संभव सहायता। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति बनाई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में उपवास पर बैठने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 23 अगस्त को विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता गैरसैंण में प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें अहम मुद्दा महिला सुरक्षा के साथ महिला आरक्षण, अग्निवीर, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिसको लेकर गैरसैंण विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 23 तारीख को हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि भाजपा की जो सरकार है, ये विधानसभा के सत्र को भी औपचारिकता बना दी है। 3 दिन का सत्र है जिसमें पूरे प्रदेश के मुद्दों को उठाना है। मुझे नहीं पता कि कैसे ही पूरे प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करेगी। 23 अगस्त को महिला कांग्रेस गैरसैंण में विधानसभा का घेराव कर रही है। और हमारा जो प्रमुख मुद्दा है इस वक्त प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ हो रही है, उसके लिए है महिलाओं को जिस तरीके की असुरक्षा इस प्रदेश में हो रही है, उसके खिलाफ हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बदहाली है, उसके खिलाफ हम इसको कर रहे हैं। साथ साथ हमारे 33% आरक्षण की मांग है, जो हम ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल सेट उत्तराखंड में कीजिए कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है, उसमें 33% आरक्षण लागू करने की बात जो आपके प्रधानमंत्री ने करी, उसको उत्तराखंड से शुरू करिए। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से रैली निकालते हुए निकले। इस दौरान पुलिस ने ईडी ऑफिस से पहले ही प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के जरिए रोका। वहीं पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। देखिए, हिंडनबर्ग में जो खुलासा हुआ उसका पहले ही आशंका एक साल पहले राहुल गांधी जी जता चुके थे और आज उसकी पुष्टि हो गई कि हिंडनबर्ग में अडानी और सीवी की जो अध्यक्ष चेयरपर्सन है, उनके क्या ताल्लुकात हैं, उनके शेयर से, उनके हस्बैंड के शेयर से, जिसके खुद की स्टेक लगी हो, वो कैसे न्याय कर सकता है। वो ऐसी एजेंसी अगर जांच करेगी तो कैसे होगा। इसलिए हमने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जेसीबी की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसकी कमेटी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। क्योंकि ना तो पैसा अडानी का डूबा, ना अंबानी का डूबा, ना अमित शाह का डूबा, ना नरेंद्र मोदी का डूबा। पैसा डूबा एक आम आदमी का, जिसने अपने मेहनत के पैसे को लगाया था और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जब नीचे गया तो सभी आम आदमियों के अरबों खरबों रुपया जो है डूबने का हुआ है। देखिए, जिस तरह घोटाला हो रहा है और हिल्बर्ट की जो रिपोर्ट आई है, पहले शुरू में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उसको हल्के ढंग से लिया है, लेकिन जिस तरह इस बार गंभीरता के साथ पुलिस ने जो कुछ खुलासे किए हैं, इससे इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूँ कि इस देश में जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसियां हैं, जो देश के अंदर फाइनेंस को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, उनके सर्वोच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं, वो किसी न किसी तरह इस तरह का जो दुरुपयोग हुआ है और इस तरह का बड़ा घोटाला हुआ है, इसको लेकर आज देश, मैं सोचता हूँ, बहुत गर्त में, बहुत बुरी स्थिति में है। ये अपने आप में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार तमाम
एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक फायदे के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है। और हिडनबर्ग रिपोर्ट जिसका कि आपने चर्चा किया, जहां कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई इस प्रकार के कामों में कहीं संलिप्तता नहीं है, उन पर कार्रवाई करके अपने पक्ष में राजनीतिक फायदा उठाना अगर ये मकसद रह गया हो सरकार का, तो ऐसे माहौल में ईडी के जो तमाम अफसर हैं, जो उन एजेंसियों के अफसर हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने विवेक का उपयोग करके सरकार के ऐसे दबाव में ना आए। चूंकि ये लोग ऐसे दबाव में आते हैं, तो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में सरकार को घेरने के लिए है। ईडी तो ठीक है, क्योंकि ईडी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा है सरकार के लिए, तो इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में ये इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए है कि भारत के आवाम, भारत की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कॉल है। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिंडनबर्ग खुलासा प्रथम दृष्टया जो साबित हो रहा है, सेबी ने जो भूमिका निभानी चाहिए थी रक्षक की, रेगुलेटर की, जिस प्रकार के भक्षक की भूमिका और इरेगुलरिटीज हुई है, प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है कि सेबी की जो प्रमुख है उनकी संलिप्तता है, और उन्होंने बचाने का भी काम किया और इन्वेस्टमेंट भी किया। प्रथम दृष्टया वो दोषी साबित हो रहे हैं। कोई कान में जू नहीं रेंग रही है, सरकार के भी और ईडी के भी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही दोहरी मानसिकता अपनाती आई है। जब ईडी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। वहीं दूसरे और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के लोगों को सीबीआई और ईडी की जांच चाहिए होती है। देखिए, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जब इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है तो इनको दिक्कत होती है, और वैसे इनको सीबीआई जांच चाहिए। जिन मुद्दों पे जांच की जरूरत नहीं है, ये सीबीआई और ईडी की जांच करते हैं। तो कांग्रेस का दोगलापन है और जनता सब जानती है, और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल, आप 2014 के रिजल्ट में देख चुके हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 24 हो, 5-0 के स्कोर पे जो है कांग्रेस 0 पे रही है और हमेशा 0 पे ही रही। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान सभी विधायक इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और वन्य जीव संघर्ष को लेकर एक कड़ा कानून बनाया जाए। मैंने कई बार कहा है, मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक विशेष सत्र जो है केवल वन अधिनियम के में चर्चा के लिए आना चाहिए। एक, क्योंकि हमारा पूरा उत्तराखंड में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है, और मैंने कहा था कि उनके इसलिए सारे विचार होने चाहिए। सारे सड़कें रुकी पड़ी हैं, सारे पेयजल योजनाएं रुकी पड़ी हैं, और दूसरी तरफ वन्य जीवों ने अपने घर के अब तो आंगन के चूल्हे तक जो है हमारे वन्य जीव हमारे घर तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से एक दिन का सदन अगर लगेगा तो सारी चर्चाएं हो जाएंगी। हमारे प्रदेश का कब दूर जाना चाहिए, हमारी सोच क्या है, हमारी तकलीफें क्या है, ये सारी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने जो है कहा कि एक दिन का सत्र लिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कल बात करी, मैंने विधानसभा से पिछले वाले सत्र में बात करी, लेकिन अभी तक कोई सत्र नहीं लगा है। और मैंने इसीलिए आज जो है मैं आज सामने खुलकर आया हूँ कि अगर सत्र नहीं लगाएंगे और बातों में अगर चर्चा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो। आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा को सन्यासी परंपराओं के अनुसार भू समाधि दी गई। इस दौरान आश्रम में आम शिष्यों से लेकर खास हस्तियां तक मौजूद हुई। इतना ही नहीं, विदेशों से भी उनके अनुयायी बाबा की भू समाधि के दौरान मौजूद रहे। वहीं पायलट बाबा ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया था। अब उनके जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर खींचतान बन सकती है। हालांकि जूना अखाड़े के प्रमुख महंत हरिगिरी का कहना है कि उनके शिष्य जो भी तय करेंगे, अखाड़ा उसका समर्थन करेगा। आज बाबा जी प्रवेश किए हैं, हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक सैनिक के साथ साथ संत बने। बाद में विषम परिस्थितियों में उन्होंने देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया।
फाइटर जहाज पर उनकी गोली लगने के बाद भी वो बच गए और उसके बाद उन्होंने कहा है जीवन मेरे अब इस काम के लिए नहीं है, और वो संत बने और योग और समाधि की ओर उनका ध्यान गया। वो जल समाधि भी उन्होंने ली, धरती के अंदर समाधि भी ली, एयर टाइट ग्लास में भी उन्होंने समाधि ली और 36 घंटे 72 घंटे 3 दिन 7 दिन 5 दिन इस तरह से समाधियां ली है और हमेशा वो स्वस्थ होके बाहर निकले। और कई लोग उनकी इस शक्ति से अच्छी तरह से प्रेरित हैं और कई लोगों ने समाधि की ओर चलना भी इससे सीखा है। आज अपूरणीय क्षति हुई है। ख्याल है ऐसा है कि मेन हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि राजतंत्र बहुत पहले समाप्त हो चुका है, प्रजातंत्र रह गया है। तो मेरे वाणी को आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? सन्यासिनी और सन्यासी जो महाराज के हजारों तैनात में और जो उनके मुख्य भक्तगण वो चयन करेंगे। ये उनका चुनाव का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। विश्व के कोने कोने में भारत राष्ट्र का नाम, हिंदुत्व का नाम और सनातन का नाम और सबसे प्रमुख बात योग, जिनको तमाम ऋषि मुनियों ने केवल व्याख्या की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों समाधियां, अपने जीवन में 108 जो है उनकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों से ऊपर जो है 200-300 जो भी कहा गया जो है विश्व के कोने कोने में लगाया और यह साबित किया कि तुम अगर सबके लिए जियोगे, सबके लिए मानवता की पुजारी बनोगे तो तुम जो है ऐसे ही अपने आप को जान सकते हो और अपने इस कला के बूते, अपने जो है इस विद्या के बूते, अपने इस आध्यात्मिक सोच के बूते उन्होंने संसार को एक रास्ता दिखाया कि तुम उस सनातन के झंडे तले पड़ रहे हो जिसमें जो है तुम चाहो तो यूनिटी को, एकता को, ह्यूमैनिटी को, ट्रस्ट को, लव को ऐसे पीस में बदल सकते हो जो वर्ल्ड पीस होगा। हम तो दुख नहीं है, हम तो पहले दुख हुई पर इसलिए हम सोचते हैं बाबा जी हमारा साथ है, बाबा जी हमारा है, बाबा जी समाधि ले लिया तो सब कुछ के लिए यहाँ लोग आना सकते हैं बाबा जी का दर्शन के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मसूरी में संस्कृत महोत्सव के तहत विभिन्न हिंदी माध्यम के स्कूलों के छात्रों ने संस्कृत जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान छात्रों ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई पंक्तियां और स्लोगन की तख्तियां भी हाथों में ली, जिन पर संस्कृत भाषा के महत्व को लेकर स्लोगन लिखे हुए थे। आज हमारे विद्यालय द्वारा संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। वैसे तो संस्कृत दिवस जो है रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोग पूरे एक सप्ताह तक संस्कृत दिवस से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जो है इस सप्ताह का आयोजन करते हैं। उसी के क्रम में हम लोग एक हफ्ते से 16 तारीख से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, अन्य कई प्रतियोगिता में संस्कृत की करवाई है। और आज उसी क्रम में हमने संस्कृत पदयात्रा लंढौर गांधी चौक से स्टार्ट करी और आज यहाँ पे गांधी चौक पे हमने खत्म करी है। गुरुद्वारा चौक से शुरू करके गांधी चौक पे समाप्त करी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसको हमारी जो वैदिक परंपरा है उसका ज्ञान नहीं है, या संस्कृत कैसे है, संस्कृत कितनी अगाढ़ है, कितनी उसमें कितनी ज्ञान भरा है, उसका अभी तक उन्हें भान नहीं है। हमारी उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का गौरव भी संस्कृत को प्राप्त है, लेकिन उसका ज्ञान सभी को नहीं है। और उसी के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, कहेंगे कि लोगों में जागरण लाने के लिए हम इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। तो वहीं खटीमा में SC/ST मोर्चा, थारू राणा परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो मामले में बड़ा आंदोलन होगा। ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति महोदया को SDM साहब के माध्यम से। उसमें हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णयादेश जारी किया गया था कि SC/ST समाज के जो आरक्षण की व्यवस्था हमको बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त की गई है, उसमें जो है
वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, हमने उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। हमने ये मांग की है कि आगे सत्र बुला करके अनुसूची 9 में, संसद में अनुसूची 9 में जो है इसको पारित करा करके और जो यथास्थिति है हमारे आरक्षण की उसको जो है रहने दिया जाए। इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए। मॉनसून के मौसम में कई बीमारियों के पैदा होने का खतरा रहता है। इन्हीं सबको लेकर नैनीताल डीएम ने जिले के हर निकाय और निगम में दवाओं के छिड़काव के लिए टास्क फोर्स बनाई है, जो लगातार अपना काम कर रही है और इसके अलावा सभी निकायों के वार्डों में फॉगिंग कराने का काम भी शुरू हो चुका है। जो अन्य जो बरसात के मौसम से संबंधित बीमारियां होती है उसके लिए हर नगर निकाय में छिड़काव के लिए टास्क फोर्स वगैरह वो सब नियुक्त कर दी गई हैं। जो विभागीय अधिकारियों की टीमें मॉनिटरिंग के लिए लगती है वो सब आदेश भी कर दिए गए हैं। निकायों के द्वारा कुछ एरियाज़ में फॉगिंग कराने आरंभ भी कर दी गई है और सभी जो लार्वा चेकिंग है या सोर्स रिडक्शन के अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ पिछली बार की अपेक्षा केसेस जो है वो भी नगण्य है। वो कोई केस हमारे यहाँ सीरियस इस तरह के आए नहीं हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। हाउस टू हाउस सर्वे भी विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसमें टेकअप करा जा रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम लोग लिमिटेशन करें और सोर्स रिडक्शन पर, लार्वा डिटेक्शन करके उसको नष्ट करने पर हम ज़्यादा ध्यान दें। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।